Welcome to the class. In the previous class, we were discussing about forensic biotechnology, right? In forensic biotechnology, we have discussed what is DNA profiling, what is polygraphic test, what is narcoanalysis, and we also discussed about brain mapping, right? In today's class, we will be discussing about जीन थेरेपी, राइट? तो जीन थेरेपी आज हमारा टॉपिक होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला आज की क्लास में। जीन थेरेपी, क्योंकि हम अब सफिशिएंट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी की 1-2 क्लासेस और बची हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, राइट? जीन थेरेपी में क्या होगा, जो हम अभी तक बायोलॉजी पढ़े, बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं, उसी का समझ लीजिए एप्लीकेशन है। मतलब जीन, जब हम जीन एडिटिंग पढ़े थे ना, जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं। तो जीन थेरेपी में कोई फॉल्टी जीन या तो रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उसको साइलेंट कर दिया जाएगा जीन साइलेंसिंग के थ्रू, राइट? तो जो जीन प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, मतलब कोई डिजीज जो होगा वो डिजीज नहीं होगा उससे, राइट? जीन थेरेपी के थ्रू जब हम कोई एडिट करेंगे उसमें, तो जो फॉल्टी जीन होगा उसको रिमूव कर देंगे या फिर कोई नया जीन ऐड कर देंगे ताकि जो डिजीज है वो ना हो, राइट? तो जीन थेरेपी में हम लोग ये सीखेंगे। तो ये इसमें लिखने वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है और समझाने वाला भी, जहाँ जहाँ समझाने की जरूरत रहेगी हम अच्छे से समझाएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, इसमें लिखिए जीन थेरेपी। जीन थेरेपी is based on genetic engineering. Gene therapy is based on genetic engineering in which genome of a human being is modified either by removing a faulty gene or by replacing a faulty gene with healthy gene in order to treat a disease। मतलब एक रोग को ठीक करने के लिए या तो कोई फॉल्टी जीन रिमूव कर दिया जाता है या एक हेल्दी जीन के साथ में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, राइट? इसमें जीन थेरेपी में। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब फर्स्ट टाइम ये कब की गई जीन थेरेपी, तो उसके बारे में लिखिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ जीन थेरेपी was done in 1990। ठीक है, तो 1990 में किया गया, किसके द्वारा? फ्रेंच एंडरसन, बाय डॉक्टर फ्रेंच एंडरसन। कहाँ के थे? यूएसए के, बाय डॉक्टर फ्रेंच एंडरसन, यूएसए, अमेरिका के थे, राइट? ही सक्सेसफुली ट्रीटेड SCID और बबल बॉय सिंड्रोम। SCID और बबल बॉय सिंड्रोम। तो बबल बॉय सिंड्रोम क्या है ये बताते हैं हम। SCID का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। तो SCID क्या है? ये एड्स की तरीके की बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन एड्स तो वायरल डिजीज है, वो वायरल इन्फेक्शन से होता है एड्स। और ये जो SCID है ये जेनेटिक इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, राइट? जीन में इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो डॉक्टर ने, जो फ्रेंच एंडरसन थे, उन्होंने एक बेबी को ठीक कर दिया था जो किससे पीड़ित था, वो इससे पीड़ित था, SCID, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इससे पीड़ित था, राइट? तो इन्होंने क्या किया था, इसको बबल बॉय सिंड्रोम क्यों कहते हैं? बबल बॉय सिंड्रोम क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चे पे, इम्यूनिटी सिस्टम पूरा उसका खराब हो जाता है। जिसको SCID होता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है। तो जिस बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको एक
एक बैलून में मान लीजिए रखा गया था, बबल बॉय सिंड्रोम उसको बोलते हैं ना, एक पूरा आइसोलेटेड बैलून टाइप में रखा गया था, उसमें बिल्कुल उसको आइसोलेट करके रख दिया गया था, जो भी उसमें ऑक्सीजन दी जाती थी, फिल्टर ऑक्सीजन, स्टरलाइज्ड फूड दिया जाता था, राइट। उसमें बिल्कुल खाना एकदम कीटाणु रहित खाना, और क्या दिया जाता था, पानी बिल्कुल जीवाणु रहित, राइट। तो वो सब दिया जाता था, फिल्टर ऑक्सीजन कि मतलब ऑक्सीजन में कोई कीटाणु ना चले जाएं, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम पूरा खराब था, तो वो ठीक हो जाए उससे, राइट। मतलब अगर कोई भी चला गया उसके अंदर वायरस वगैरह, तो ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम पूरा डैमेज था। तो एक बबल बॉय बनाया गया, एक बबल बनाया गया, बबल मतलब बैलून टाइप, गुब्बारा, बबल। उस बबल के अंदर उस बेबी को रखा गया, और उसके अंदर सब कुछ मतलब उसको बिल्कुल आइसोलेट करके रखा गया था, जो कुछ दिया जाता था बिल्कुल फिल्टर्ड दिया जाता था, ताकि कोई वायरस ना जाए। उस पर टेस्टिंग किया गया, उसको ट्रीट किया, ठीक किया, हालांकि बाद में वो मर गया था, लेकिन उस पर सफल टेस्टिंग की गई, राइट। क्योंकि ऐसी बीमारी हो जाती है तो आदमी बचता बहुत मुश्किल से ही, मतलब इन्होंने ठीक कर दिया था, लेकिन ऐसी बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो मर ही जाता है वो, राइट। तो अगले आगे लिखिए आप लोग। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम लोगों ने जान लिया क्या होती है। अब टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। आज बहुत गर्मी है। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। आज होलिका दहन है, ठीक है। अभी जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां चल रही हैं, तो हमें भी जाना है अभी क्लास खत्म होने के बाद में। लेकिन तब तक एक क्लास खत्म कर देते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी खत्म कर देंगे, हमें अभी बाहर जाना है, तो हम सोच रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी खत्म करके जाते हैं, राइट। और उसके बाद जब वापस आएंगे, थोड़े कुछ काम के लिए जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो आपका बचा हुआ नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो भी रिमेनिंग पोर्शन है आपका, वो सब कवर करा देंगे। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर था, जो हम खत्म करवा के ही जाएंगे। 2 क्लासेस अभी बची हैं, एक आज जो चल रही है, एक इसके बाद वैक्सीन टेक्नोलॉजी की, राइट। तो आप इसमें लिख लीजिए टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी में पहली हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। ये है ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल टाइप, ठीक है। तो सेल 2 तरह की होती हैं, हम लोग जानते हैं, एक जर्म सेल और एक सोमैटिक सेल, राइट। जर्म सेल और सोमैटिक सेल हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको। तो जर्म सेल कौन कौन सी होती हैं? स्पर्म, ओवम और जाइगोट। स्पर्म, ओवम, जाइगोट, ये जर्म सेल हैं। और इनको छोड़ के बॉडी में जितने भी पाए जाते हैं सेल, जितने भी सेल्स पाई जाती हैं, वो क्या है? वो सोमैटिक सेल है। सोमा, सोमा मतलब शरीर, मतलब शरीर की सेल्स, राइट, बॉडी। तो 2 तरह की होती है। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी क्या होती है? अब हेडिंग डाल लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। तो फर्स्ट है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, ठीक है। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, तो इसमें क्या होगा, जो सोमैटिक सेल होती है, अगर उसमें हम कुछ जीन एडिटिंग करेंगे, उसको ठीक करने का काम करेंगे, तो उसी जनरेशन में रह जाएगा, राइट। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी उसी जनरेशन में रहेगी, अगले जनरेशन में नहीं पास होगी वो। लेकिन जो जर्म सेल जीन थेरेपी है, अगर उसमें कुछ एडिटिंग करेंगे तो वो अगली पीढ़ी में चली जाएगी, राइट। मतलब सोमैटिक सेल जीन थेरेपी केवल एक ही पीढ़ी में रहेगी, और जर्म सेल जीन थेरेपी अगली पीढ़ी में चली जाएगी। तो ये अंतर होता है दोनों में। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में हेडिंग डाल के आप लोग लिखिए जीन्स आर रिमूव्ड और रिप्लेस्ड इन बॉडी सेल्स। Genes are removed or replaced in body cells. Effect of this therapy will be limited to the person only. Will be limited to the person only. It will not pass on to next generation. It will not pass on to next generation. Right? This is done as experiment. This is done as experiment. Right? तो ये जो है रिस्क है, इसमें आपकी बॉडी पे ही रहेगा, मतलब अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, राइट। इस पे आपकी बॉडी पे ही रहेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है जर्म सेल जीन थेरेपी, जर्म
सेल जीन थेरेपी, जर्म सेल जीन थेरेपी। इसमें क्या होगा, जर्म सेल, इसमें स्पर्म ओवम या जाइगोट में एडिटिंग करी जाएगी, राइट। तो उससे अगली पीढ़ी पर असर पड़ेगा। तो इसमें लिखिए जीन्स आर रिमूव्ड और रिप्लेस्ड इन जर्म, जीन्स आर रिमूव्ड और रिप्लेस्ड इन जर्म सेल, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्पर्म ओवम जाइगोट। दिस मेथड कैन गिव ट्रीटमेंट टू, दिस मेथड कैन गिव ट्रीटमेंट टू द फ्यूचर जनरेशन, टू द फ्यूचर जनरेशन। This is controversial and banned all over the world because it promotes idea of designer baby, it promotes idea of designer baby, डिजाइनर बेबी। तो डिजाइनर बेबी क्या है, डिजाइनर बेबी क्या है, डिजाइनर बेबी क्या है बताइए। ये जर्म सेल जीन थेरेपी जो है, जर्म सेल जीन थेरेपी किसको प्रमोट कर सकती है, आइडिया ऑफ डिजाइनर बेबी को प्रमोट कर सकती है। और जर्म सेल जीन थेरेपी का की टेस्टिंग की गई है, मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट लेवल पे किया गया है। 12 वीक के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट देखना था उस पर करके फिर 12 वीक के अंदर एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आईवीएफ के थ्रू स्पर्म लिया गया, आईवीएफ के थ्रू ओम लिया गया, उसके बाद फर्टिलाइज करा के जो भी उसमें जर्म सेल में एडिटिंग करनी थी की गई, लेकिन एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं किया गया, ठीक कर लिया गया। कुछ एम्ब्रियो डिफेक्टेड था, उसको ठीक कर लिया गया जीन थेरेपी के थ्रू, लेकिन उसको इम्प्लांट नहीं किया गया किसी के अंदर, राइट। उसका सफल टेस्टिंग कर ली गई, इसकी जर्म सेल जीन थेरेपी है। तो इसमें लिखिए, हाँ हम बात कर रहे थे डिजाइनर बेबी क्या है, डिजाइनर बेबी। तो डिजाइनर बेबी का मतलब ये है कि हम अपनी पसंद का बच्चा, कि हमारा बच्चा का स्किन कलर फेयर होना चाहिए, या फिर हमारे बच्चे की आंखें नीली होनी चाहिए, बाल करली, ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो अगर डलवाना चाहें, अपने मनपसंद का बच्चा बनवाना चाहें, तो वो है आइडिया ऑफ डिजाइनर बेबी। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, जर्म सेल जीन थेरेपी के थ्रू ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये इलीगल है, इमोरल है, बिल्कुल। इलीगल क्यों है? क्योंकि मान लीजिए हम हैं, तो हम अभी घर में रहते हैं, बड़े हैं, तो हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि हम खूब खाएं, या आपके मम्मी पापा चाहते हैं आप भी खूब खाएं, टाइम टाइम पे हेल्दी चीज़ देते रहते हैं, ये केला खा लो, ये दूध पी लो, ये ड्राई फ्रूट्स ले लो, ठीक है, टाइम टाइम पे हेल्दी चीज़ देते रहते हैं, ताकि हम, वो सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो, हमारा बच्चा बिल्कुल फिट हो, दिखने में अच्छा हो, ये सारे पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा जीन में एडिटिंग करना अलाउ कर दिया जाएगा, तो जो अमीर लोग हैं वो तो ये सब करवा लेंगे, और गरीब ऐसा नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। जब हमारे यहाँ वाइफ प्रेग्नेंट होती है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, तो उसको खूब खिलाया जाता है कि आप खूब खाइए ताकि बच्चा हेल्दी हो, आगे आने वाला बच्चा हेल्दी हो। जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी मायके से आता है केसर, केसर को दूध में डाल के फीमेल को पिलाया जाता है। क्यों? ऐसी मान्यता है कि केसर पीने से बच्चा गोरा हो जाएगा, लेकिन बच्चा गोरा नहीं होता। बच्चे के तो जो जीन में लिख रखा है, जो जेनेटिक्स है उसका, वो उसका कलर डिसाइड करेगी कि बच्चा गोरा होगा या काला होगा, लेकिन ऐसी मान्यता है, ठीक है। उसको और बहुत खिलाया पिलाया जाता है। उसके रूम में अच्छे अच्छे पोस्टर चिपकाए जाते हैं ताकि वो देखे, जिससे बेबी अच्छा हो। उसके रूम में सलमान खान के पोस्टर, शाहरुख खान के पोस्टर, शिल्पा शेट्टी, कैटरीना कैफ, ये सारे उसके रूम में पोस्टर चिपके रहते हैं ताकि वो देखे तो बच्चा भी अंदर सुंदर हो। अब सलमान खान का फोटो देखने से बच्चा सुंदर होगा या नहीं, सलमान खान की खुद की शादी नहीं हुई, लेकिन बच्चा सुंदर होगा या नहीं ये तो नहीं पता चल सकता ना। ये तो किससे पता चलेगा, मतलब किससे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जो उसके अंदर जेनेटिक्स है, राइट, बेबी के जेनेटिक्स से डिसाइड होगा। तो सारे लोग यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा हो, बिल्कुल अच्छा हो, हष्ट पुष्ट, हेल्दी, दिखने में भी अच्छा। तो जिनके पास पैसा होगा वो ये सर्विस अफोर्ड कर पाएंगे, और जिनके पास पैसा नहीं होगा वो नॉर्मल जैसे दिखते हैं, हम लोगों के पास जैसे पैसा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो क्या होगा कि
हम लोग पीछे रह जाएंगे, हमारे बच्चे वैसे ही होंगे जैसे नॉर्मल दिखने वाले, राइट। तो ये है आइडिया ऑफ डिजाइनर बेबी। ये कौन प्रमोट करेगा? जर्म सेल जीन थेरेपी। बड़े बड़े लोग जैसे अंबानी टाइप जो लोग हैं, उनके पास पैसा होगा। अनंत अंबानी दिखने में भी कैसा है? नॉर्मल मैन की तरह है। और एक गरीब घर का बच्चा भी दिखने में बिल्कुल, मतलब गरीबी अमीरी अभी सुंदरता जो है डिसाइड नहीं होती। किससे किससे नहीं डिसाइड होती? पैसों से डिसाइड नहीं होती। लेकिन अगर डिजाइनर बेबी का जो आइडिया है इसको लीगल कर दिया जाए तो फिर जिनके पास पैसा है वो लोग अच्छे दिखेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो एक नॉर्मल टाइप दिखेंगे, राइट। तो ये है आइडिया डिजाइनर बेबी। अब लिखिए सोमैटिक सेल, नोट करके सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इज अलाउड। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इज अलाउड व्हाइल जर्म सेल जीन थेरेपी इज नॉट अलाउड। व्हाइल जर्म सेल जीन थेरेपी इज नॉट अलाउड, राइट। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी अलाउड है लेकिन जर्म सेल जीन थेरेपी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए ऑन, मतलब बेस्ड ऑन मेथड एंड अप्रोच। बेस्ड ऑन मेथड एंड अप्रोच। Based on method and approach. Based on method and approach. ठीक है, तो इसमें दो है, नॉक डाउन नॉकआउट। पहला है नॉक डाउन या नॉकआउट, दूसरा है नॉक डाउन। ठीक है, नॉकआउट मतलब मार देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एलिमिनेट कर देना, दिस इज नॉक आउट। नॉक डाउन मतलब उसके प्रभाव को कम कर देना। जैसे कोई जीन है, जीन, तो जीन क्या बनाता है? जीन मतलब जीन बनाता है प्रोटीन। जीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में, प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है। लेकिन अगर कोई डिजीज होता है तो वो जीन गलत प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से डिजीज होता है, राइट, फिर बीमारी हो जाती है। तो ये नॉकडाउन है। नॉकडाउन में उस जीन को साइलेंट कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है, मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। और नॉक आउट में जीन को मार दिया जाता है। ठीक, नॉक आउट में जीन को मार दिया जाता है। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में अगर कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को गाड़ी में बोलेरो में बैठा के ले जाया जाता है। कहाँ? जेल में। कोर्ट से जेल में ले जाया जाता है। उसी दौरान अगर गाड़ी पलट जाए, गाड़ी पलट गई और क्रिमिनल मर जाता है तो वो है नॉकआउट, काम खत्म। ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी नहीं पलटी, क्रिमिनल सेफली जेल चला गया, तो जेल के अंदर जाके वो बंद हो जाता है, वो है नॉक डाउन। मतलब वो बंद है, वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अंदर वो बंद है। लेकिन अगर बोलेरो पलट गई तो वो है नॉकआउट मेथड, राइट, समझ आ गया होगा आपको। तो नॉकआउट में जीन को मार दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है, एलिमिनेट करना। और नॉकआउट में जीन को एलिमिनेट कर दिया जाता है और नॉकडाउन में उसके इफेक्ट को साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। पहले लिखिए नॉकआउट में पहला पॉइंट लिखिए, फॉल्टी जीन इज एलिमिनेटेड। फॉल्टी जीन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम जीनोम to treat a disease. Faulty gene is eliminated from a genome to treat a disease. Second point, also known as gene removal. Also known as gene removal. ठीक है, इसमें जीन रिमूवल कर दिया जाता है, जीन रिमूव कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है इसका क्रिस्पर कैस9 और टैलेंस। क्रिस्पर, अभी क्रिस्पर कैस9 क्या है हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है कैस9, क्रिस्पर कैस9 और टैलेंस। ठीक है, क्रिस्पर कैस9 और टैलेंस। टैलेंस का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। ठीक है, ये टैलेंस, ये दोनों कौन से मेथड है? ये है नॉक आउट मेथड, नॉक आउट। ठीक है, नॉक आउट मेथड। दूसरा नॉकडाउन। नॉकडाउन में लिख लीजिए, नॉकडाउन में फॉल्टी जीन इज साइलेंटेड इन द जीनोम। फॉल्टी जीन इज साइलेंटेड इन द जीनोम so that
जीन कैन नॉट मेक प्रोटीन, जीन कैन नॉट मेक प्रोटीन responsible for disease. Gene cannot make protein responsible for disease, right? Also known as gene silencing, also known as gene silencing. इसमें जीन रिमूवल है, ठीक है, जीन रिमूवल, इसमें साइलेंसिंग, साइलेंट कर दिया जाता है, साइलेंट, जीन को साइलेंट कर दिया जाता है। इसके क्या क्या एग्जांपल है? इसके एग्जांपल है आरएनए इंटरफेरेंस और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, फेरेंस टेक्नोलॉजी एंड एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ेंगे अभी। टैलेंस अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैलेंस को छोड़ के बाकी क्रिस्पर Cas9, आरएनए इंटरफेरेंस और एंटीसेंस, ये तीनों हम पढ़ेंगे, राइट। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, बेस्ड मतलब नॉकआउट में क्रिस्पर Cas9, क्रिस्पर Cas9, क्रिस्पर Cas9, ठीक है, क्रिस्पर Cas9। क्रिस्पर Cas9 क्या है? जीनोम एडिटिंग टूल है, जीनोम एडिटिंग टूल, ठीक है। ये कहाँ मिला? ये हमें बैक्टीरिया से मिला। बैक्टीरिया में जो वायरस अटैक करता है, जो वायरस बैक्टीरिया में अटैक करता है, कौन सा वायरस अटैक करता है? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज को काउंटर करने के लिए ये क्या है? क्रिस्पर Cas9 बैक्टीरिया में होता है, तो बैक्टीरियोफेज को काउंटर करता है क्रिस्पर Cas9 के थ्रू, राइट। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक क्रिस्पर Cas9 में तीन चीजें होती हैं, एक तो क्रिस्पर, दूसरा Cas9 और एक गाइड आरएनए। लिख लीजिए, क्रिस्पर Cas9 में तीन चीजें होती हैं। पहला है क्रिस्पर, PR, क्रिस्पर हो गया, दूसरा है Cas9 और तीसरा है जीआरएनए, मतलब गाइड आरएनए, जीआरएनए, ठीक है। क्रिस्पर Cas9 और गाइड आरएनए। क्रिस्पर में लिखिए आप, क्रिस्पर क्या है? तो क्रिस्पर एक तरह की जीन है, ठीक है, अ सेगमेंट ऑफ जीन, लिख लीजिए, अ सेगमेंट ऑफ जीन, सेगमेंट ऑफ जीन, ठीक है, ये क्रिस्पर हो गया। Cas9 क्या है? Cas9 है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, क्रिस्पर, एएस से मतलब एस से मतलब एसोसिएटेड, एसोसिएटेड प्रोटीन 9, ठीक है, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। और गाइड आरएनए क्या है? गाइड आरएनए गाइड करता है, ठीक है, गाइड करेगा। किसको गाइड करेगा? क्रिस्पर को गाइड करेगा। किसको गाइड करेगा? क्रिस्पर को गाइड करेगा कि आप जाके किसको खत्म कर दो? जो बाहर से अटैक कर रहा है उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो ये है जीनोम एडिटिंग टूल। क्रिस्पर में, क्रिस्पर का फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्लस्टर्स रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, पैलिंड्रोमिक ना, पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये क्या करता है? क्रिस्पर, क्रिस्पर ये पढ़ता है, किसको पढ़ता है? जो आ रहा है, कौन आ रहा है? वायरस आ रहा है ना, वायरस को अटैक से बचाने वाला ये टूल है ना बैक्टीरिया में। तो क्रिस्पर क्या करेगा? क्रिस्पर पढ़ता है, किसको पढ़ता है? जो बाहर से अटैक करने वाला आ रहा है उसके डीएनए को पढ़ लेता है, उसी तरह का ये डीएनए बनाता है, राइट, उसी तरह का ये डीएनए बनाता है। तो ये क्या है? क्रिस्पर, अ सेगमेंट ऑफ जीन, ये है क्रिस्पर, राइट। पैलिंड्रोमिक, इसमें ना पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम मतलब उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, दोनों एक ही जैसे होते हैं, उसको पैलिंड्रोम। जैसे नवजीवन, जहाज, ये सब क्या है? पैलिंड्रोम, ठीक है।
मैडम आई एम एडम, मैडम आई एम एडम, ये सब पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम मतलब चाहे उल्टा पढ़ो और चाहे सीधा पढ़ो। तो ये वाला जो है क्रिस्पर Cas9 ये पढ़ लेता है बिल्कुल अच्छे से पढ़ के। जो डीएनए में रिपीट्स नहीं होते, रिपीट्स, बहुत सारा रिपीटेड सीक्वेंस होता है, वो सभी पढ़ के फिर क्या बनाता है, जीन, सेगमेंट ऑफ जीन, ठीक है, क्रिस्पर बनाता है, जो बाहर से अटैक करने के लिए आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए। समझ आ गया? अभी और चित्र से और समझाते हैं। ये मान लीजिए क्रिस्प पूरा है, एक बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ठीक है, और ये है इसका डीएनए, बैक्टीरिया का ये रहा डीएनए, ठीक है, ये बैक्टीरिया का डीएनए रहा। इधर से एक वायरस अटैक कर रहा है, वायरस का डीएनए ये रहा, ये वायरस का डीएनए, ये मान लीजिए बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरिया को कौन सा वायरस अटैक करता है? बैक्टीरियोफेज, हम लोग पढ़ चुके हैं वायरस में, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज है, ये अटैक कर रहा है, तो ये इधर से अटैक किया इसने। ये जब अटैक करेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देगा, तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, राइट। अब इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, है ना। इसमें मान लीजिए ये लिखा है क्या, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो एडेनिन पे डाल दो, एडेनिन और यूरेसिल, मान लीजिए ये इस पे लिखा हुआ है, और ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये डिजीज क्रिएट करेगा, बैक्टीरिया में आके ये डिजीज क्रिएट करेगा, राइट। अभी हम बैक्टीरिया का समझा रहे हैं, फिर हम ये बताएंगे कि इसको मनुष्य में कैसे यूज करना है जीन एडिटिंग के लिए। अभी बैक्टीरिया का आप समझ लीजिए, फिर आसानी से समझ आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है बैक्टीरिया वाला। उसके बाद ये देखा कि ये आ रहा है, क्रिस्पर ने देखा, ए सेगमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड क्रिस्पर, तो फिर ये क्रिस्पर बनाएगा क्या, प्रोटीन बनाएगा। कोई कैसी प्रोटीन बनाएगा? इसी के हिसाब से प्रोटीन बनाएगा जो इसको काउंटर करे, जो इसको इसमें जाके चिपक जाए और खत्म कर दे इसको, ठीक है, इसको खत्म करने वाली प्रोटीन बनाएगा। तो यहां पे बनाता है क्रिस्पर। अब एडेनिन है तो एडेनिन की जगह यूरेसिल होगा, ठीक है, यूरेसिल। आरएनए बनाएगा ना ये, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो डीएनए ये आरएनए बना देगा, अभी इसमें जाके चिपक जाएगा, ये सिंगल हेलिक्स आरएनए है, ठीक है। जी, ग्वानिन की जगह साइटोसिन लग जाएगा, एडेनिन की जगह यूरेसिल लग जाएगा, यूरेसिल की जगह एडेनिन, ये जाके इसमें जाएगा चिपक, ठीक, चिपक जाएगा, ये जाके चिपक जाएगा। हाँ, Cas9 में हम ये लिखवाना भूल गए थे, जहाँ पे आप Cas9 लिखे हैं। Cas9 क्या है? क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन। ये क्या काम करती है? ये कट करने का काम करती है। मॉलिक्यूलर सीजर जैसे नहीं थी, वैसे ही रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस जो मॉलिक्यूलर सीजर हुआ करती थी, वैसे ये कट करने का काम करेगी। कौन सा? Cas9 प्रोटीन कट करने का काम करेगी, राइट। तो ये बना दिया क्या? ये क्या बना दिया? इसकी जो उसको काउंटर करने वाला प्रोटीन ये बना दिया, मतलब इसको काउंटर करने वाला एक आरएनए बना दिया, गाइड आरएनए। अब क्रिस्पर इसमें क्या करेगा, मतलब Cas9 इसको बिल्कुल काटने वाला नुकीला बना देगा, बिल्कुल कट कर दो, जाके चिपक जाओ, कट कर दो। यहाँ से कट करने वाला Cas9 आ गया यहाँ पे ना। हम पढ़ रहे हैं क्रिस्पर Cas9, ठीक है। तो इसमें क्रिस्पर हमने देखा क्या होता है, क्रिस्पर ये है, सेगमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड क्रिस्पर। Cas9 क्या है? Cas9 है प्रोटीन, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, जो क्या काम करती है? मॉलिक्यूलर सीजर का काम करती है, कट करने का काम करती है। अब क्रिस्पर ने ये डीएनए बना दिया, यूरेसिल, ये साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ये जाके इसमें चिपक जाएगा, ग्वानिन से साइटोसिन, और साथ में दांत लग गए, बड़े बड़े कटर दांत, Cas9 वाले दांत लग गए, ठीक है। ये जाके इसमें गाइड आरएनए होगा यहाँ पे, ये देखो, ये जो दोनों दांत हैं किनारे किनारे लगे हैं, ये है Cas9, क्या है? Cas9, ये लिख देते हैं Cas9, ठीक है। और गाइड आरएनए होगा जो इसमें चिपका देगा जी आरएनए के थ्रू, ये चिपकाएगा,
और ये जो दांत लगे हैं इसको काट देंगे, बस वो मर जाएगा, काम खत्म, वायरस का काम खत्म, कटिंग हो गई ना, कटिंग हो गई तो काम खत्म। तो ये CRISPR-Cas9 ऐसे काम करेगा, राइट, ये समझ में आया, CRISPR-Cas9 ऐसे काम करेगा। अब आदमी में इसको कैसे यूज करेंगे, तो आदमी में यूज करने के लिए सीधा सा फंडा है, इसमें हम अगर अपनी मर्जी का प्रोटीन बनवाएं, अपनी मर्जी का प्रोटीन बनवा दें, तो जो सीक्वेंस इसमें, जेनेटिक सीक्वेंस इसमें लिखा हो उसी के अगेंस्ट में बनवा दें प्रोटीन, उसके बाद इसको ह्यूमन के जीनोम में एंट्री मरवा दें, इसकी ह्यूमन जीनोम में एंट्री मरवा देंगे तो क्या होगा, ह्यूमन जीनोम में एंट्री मरवा देंगे तो ये काट देगा, जो वायरस आया होगा उसको काट देगा, समझे, इस तरह से यूज करेंगे, जो वायरस होगा उसको काट देगा Cas9 प्रोटीन से। लेकिन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हम अपने सीक्वेंस का अरेंज कर सकते हैं इस पे, CRISPR पे, समझ में आया कि नहीं, तो ऐसे ही CRISPR-Cas9 काम करेगा, जीनोम एडिटिंग टूल, ठीक है। तो जीन थेरेपी और स्टेम सेल दोनों एक साथ साथ आया था। स्टेम सेल बहुत आगे निकल गया, लेकिन जीन थेरेपी भी पीछे रह गई। अब लेकिन जब CRISPR-Cas9 आ गया तो जीन थेरेपी भी बहुत फास्टली आगे बढ़ेगी आगे, ठीक है, क्योंकि हम अपनी मर्जी का प्रोटीन बनवा के डिजीज को कट करवा देंगे, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का होगा उसको कट करवा देंगे, जो डिजीज कॉजिंग एलिमेंट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, उसको कट करवा देंगे, किसके थ्रू, तो CRISPR-Cas9 के थ्रू। ये समझ में आ गया होगा आपको ना, हमने अच्छे समझाने की कोशिश करी, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप। इसको एक एग्जांपल जो समझ लीजिए, होता क्या है, लिफाफा बम आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं। लिफाफा बम कहानियों में होता था ना, कि एक लिफाफा आया, उसको, उसमें मेरा एड्रेस लिखा है, मान लीजिए एक कोई पोस्ट से, बाई पोस्ट लिफाफा आया और उस पर मेरा एड्रेस लिखा है, मेरे एड्रेस पे लिफाफा आया, मैंने खोला, ब्लास्ट, लिफाफा बम। आपके एड्रेस पे हो गया, आपने खोला, ब्लास्ट, काम खत्म। तो ये है लिफाफा बम, ठीक है। तो उस पर एड्रेस लिख दिया जाता है, इस पे किसका, जो डिजीज कॉजिंग एलिमेंट है, जो वायरस का डीएनए है, उसका एड्रेस लिख दिया जाता है, गाइड आरएनए उसको वहां ले जाता है और काम खत्म। ये है लिफाफा बम का कॉन्सेप्ट, राइट। तो सेम ये जाके खत्म करा देगा, उस डिजीज कॉजिंग एलिमेंट को मार देगा, Cas9 उसको कट कर देगा, सीक्वेंस को, राइट। तो इसमें लिख लीजिए CRISPR-Cas9 इज most advanced and most accurate technology, most advanced and most accurate technology to modify or add it, to modify or add genome of an organism, to modify or add genome of an organism, right. Next point, CRISPR-Cas9 is naturally present in bacteria, is naturally present in bacteria, ये बैक्टीरिया में होता है CRISPR-Cas9, as immunity system against bacteriophage, as immunity system against bacteriophage. CRISPR-Cas9 was first discovered in bacteria in 1986-87. CRISPR-Cas9 was first discovered in bacteria in 1986-87, ठीक है, मतलब बहुत पहले खोजा गया था। तो ये खोजा कब गया था, उसके बाद इसको समझने में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है, 1986-87 में खोजा गया था, समझने में काफ़ी टाइम लग गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज थॉरली स्टडीड इन 2007, ठीक है, इट वाज थॉरली स्टडीड इन 2007 एंड इन 2012 it was used for human genome editing for the first time, it was used for human genome editing for the first time, मतलब पहली बार इसको कब यूज किया गया, 2012 में यूज किया गया, और खोजा कब गया था, 1986-87 में, तो काफ़ी टाइम लग गया खोजने में और मार्केट में लाने में, इसका इम्प्लीमेंट करने में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेमस जर्नल द साइंस, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेमस जर्नल द साइंस, the science, according to world famous journal the science, it was the biggest scientific achievement of the decade, it was the biggest
scientific achievement of the decade. In it was the biggest scientific achievement of the decade, right? In 2020, in 2020, Nobel Prize in Chemistry, Nobel Prize in Chemistry awarded to Emmanuel Emmanuel Carpenter, Emmanuel Carpenter, Emmanuel Carpenter and Jennifer Donda, जेनिफर डोंडा, ठीक है, इमैनुअल कारपेंटर एंड जेनिफर डोंडा फॉर क्रिस्पर कैस 9, फॉर क्रिस्पर कैस 9, ठीक है। तो इनको किस लिए नोबेल प्राइज मिला? क्रिस्पर कैस 9 के लिए, इन दो साइंटिस्ट को, इमैनुअल कारपेंटर एंड जेनिफर डोंडा, जेनिफर डोंडा, और ए है यहाँ पे, ठीक है, जेनिफर डोंडा। नेक्स्ट पॉइंट, guide RNA is formed by guide RNA is formed by transcription of CRISPR DNA segment, transcription of CRISPR DNA segment, transcription of CRISPR DNA segment, and it has complementary of reverse genetic sequence of target DNA, and it has complementary और रिवर्स जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ टारगेट डीएनए। तो ये टारगेट डीएनए था, मतलब आरएनए था, लेकिन तो डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसका अपोजिट सीक्वेंस रखेगा, राइट, ताकि उसमें जाके चिपक जाए, बॉन्डिंग बना ले, और Cas9 उसको कट कर देगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, Cas9 इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, Cas9 इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम or molecular seizure associated with guide RNA, or molecular seizure associated with guide RNA, ये RNA guide RNA, ठीक है। ये Cas9 देखो दांत लगे हुए हैं काटने के लिए। guide RNA will, next point, guide RNA will combine with target DNA on the basis of sequence complementation, on the basis of sequence complementation of complementation, and Cas9 will cut target gene from target genome, Cas9 will cut target gene from target genome, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, CRISPR Cas9 will give major boost to gene therapy because of its accuracy, will give boost to gene therapy because of its accuracy। तो ये बहुत एक्यूरेट है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट है, बिल्कुल प्रिसीजन, इसमें प्रिसाइजली हिट करेगा। गाइड आरएनए इसमें है ना, वो बिल्कुल इसको प्रिसीजन प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल हिट करेगा उसी पे, तो वो कट हो जाएगा, राइट। तो ये है नॉक आउट मेथड, CRISPR Cas9, ये है नॉकआउट मेथड। अब लिख लीजिए बेनिफिट्स ऑफ CRISPR Cas9, अगली हेडिंग डालिए, बेनिफिट्स ऑफ CRISPR Cas9। बेनिफिट्स ऑफ CRISPR Cas9, एक मिनट देखने सब अच्छा चल रहा, हाँ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ CRISPR Cas9, इसमें लिखिए CRISPR Cas9 will give
CRISPR-Cas9 will give major boost. CRISPR-Cas9 will give major boost to gene therapy because of its accuracy. Next point. In 2017, American doctors used this technology. कौन सी टेक्नोलॉजी? CRISPR-Cas9 used this technology to edit genome of an embryo for the treatment of heart disease, hypertrophic cardiomyopathy. Hypertrophic cardiomyopathy. ठीक है, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हार्ट डिजीज है। इसको ठीक करने के लिए अमेरिकन डॉक्टर्स ने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया था। थिकनिंग ऑफ हार्ट मसल हो जाता है इसमें। थिकनिंग ऑफ हार्ट मसल, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी में क्या हो जाता है? थिकनिंग ऑफ हार्ट मसल, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसको ठीक किया था अमेरिकन डॉक्टर्स ने, लेकिन ये वाला लैब एक्सपेरिमेंट हुआ था, केवल लेबोरेटरी में, ठीक है। एम्ब्रियो में इसको किया था, एम्ब्रियो, ये जेनेटिक डिजीज है ना हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, तो इसके एम्ब्रियो में थोड़ा एडिटिंग करके इसको ठीक किया था। किसकी सहायता से? CRISPR-Cas9 की सहायता से, राइट। लेकिन 12 सप्ताह के अंदर उसको नष्ट कर दिया गया था, एम्ब्रियो को टेस्टिंग के बाद 12 सप्ताह के अंदर इसको नष्ट कर दिया गया था। कोई बेबी इससे बॉर्न नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तो क्या है, मतलब कि जर्म सेल जीन थेरेपी में एडिटिंग करना अलाउ नहीं है, लेकिन चाइना के डॉक्टर्स ने कर डाला। चाइना कुछ भी करता रहता है ना, इधर से उधर टेस्टिंग करता रहता है, कहीं क्या करता रहता है। तो बाद में चाइना के डॉक्टर्स ने जब इसको कर डाला, HIV रेजिस्टेंस बच्चा पैदा कर दिया था, राइट, तो जुड़वा बच्चे। लेकिन जब हो गए तो चाइना ने फटकार लगाई अपने डॉक्टर्स को, क्या पता जानबूझ के चाइना करवाया हो कि हाँ भाई कर दो, क्योंकि वो तो उल्टा सीधा काम करवाता ही रहता है ताकि उसका नाम हो जाए कुछ ना कुछ। इसमें भी कुछ पहली बार किया चाइना ने ना। तो अगला पॉइंट लिखिए, इन 2018 a Chinese scientist Zhang Kui modified a genome of an embryo by CRISPR-Cas9 and made it HIV resistant. Made it HIV resistant. And twin babies were born out of this experiment. ठीक है, तो HIV रेजिस्टेंट बच्चा पैदा कर दिया ना, चाइनीज साइंटिस्ट जानी कुई ने एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेस भी हुआ। लेकिन क्या अलाउ था ये? नहीं, इलीगल था, क्योंकि जर्म सेल जीन थेरेपी इज नॉट अलाउड, लेकिन चाइना ने कर दिखाया, ठीक। इमोरल इलीगल प्रैक्टिस है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। दिस वाज हाईली कंट्रोवर्शियल एंड हैवीली क्रिटिसाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसका कुछ भी परिणाम हो सकता है ना। चाइना हरदम वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ कुछ ना कुछ किया करता है, उसको मतलब नहीं है इससे, वर्ल्ड ऑर्डर से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, CRISPR-Cas9 also be used for editing in crop plants for development of GM crops, ठीक है। तो इसको क्रॉप में भी यूज किया जा सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली यूएसए बेस्ड Sherlock Bioscience
यूएसए बेस्ड शेरलॉक बायोसाइंस कंपनी, Sherlock Bioscience Company has developed COVID test kit based on CRISPR-Cas9. Has developed COVID test kit to COVID test kit based on CRISPR-Cas9. Next point. Many scientists many scientists many scientists are considered that CRISPR-Cas9 can be used as a tool. CRISPR-Cas9 can be used as a tool to achieve immunity against viral disease, such as COVID-19, HIV, and other viral disease. COVID-19, HIV, and other viral disease. Next point. CRISPR-Cas9 can change genome of microorganism. Can change genome of microorganism to make it more useful for production of biofuel. Biofuel, no? Production of biofuel, biochemical, like enzymes and hormones. ठीक है, बायोफ्यूल का इंडस्ट्रियल यूज होगा, है ना? तो इसको कमर्शियलाइज भी किया जा सकता है, राइट? कमर्शियल पर्पज के लिए भी ये यूज हो सकता है बायोफ्यूल। अब है इश्यूज रिलेटेड टू CRISPR-Cas9। हेडिंग डालीजिए, इश्यूज रिलेटेड टू CRISPR-Cas9। issues related to CRISPR-Cas9। क्या क्या इश्यूज हैं? पहला है इट में प्रमोट आइडिया ऑफ डिजाइनर बेबी, और जर्म सेल में अलाउड नहीं है क्या एडिटिंग करना, राइट? तो इसमें लिखिए इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ डिजाइनर बेबी। इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ डिजाइनर बेबी। नेक्स्ट है इट कैन प्रमोट जर्म सेल जीन थेरेपी which is banned. It can promote germ cell gene therapy which is banned. Next point. Treatment based on CRISPR-Cas9 will be highly costly. तो ये हम लोगों की रीच में नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो ये CRISPR-Cas9 रहा हमारा, ठीक है। और टैलेंस आप जान लीजिए, टैलेंस आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल जान लीजिए कि नॉकआउट मेथड है, और फुल फॉर्म हमने लिखवा ही दिया था। नॉकआउट मेथड किसका? जीन थेरेपी का, राइट? तो क्या देखा हमने? ये अभी CRISPR-Cas9 में देखा, ये डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। कहाँ पढ़े थे हम लोग ये चीज़ें कहाँ पढ़े थे? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में, राइट? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए को अगर खत्म कर दें तो नॉक आउट, ठीक है। लेकिन अगर डीएनए ना खत्म कर पाए, जो उसका प्रोटीन बना रहा है, कौन? आरएनए बनवा रहा है ना प्रोटीन। आरएनए को अगर हम खत्म कर दें, आरएनए को डाउन कर दें, साइलेंट कर दें, तो ये है नॉक डाउन, या फिर जीन साइलेंसिंग इसको बोल देते हैं ना। ये जीन साइलेंट हो जाएगा, जो जीन इसको आदेश देगा आरएनए के थ्रू, वो साइलेंट हो जाएगा क्योंकि उसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा। तो इसको जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, नॉकडाउन या फिर जीन साइलेंसिंग, ठीक है। नॉकडाउन या फिर जीन साइलेंसिंग इसको बोलेंगे, राइट? तो इसमें CRISPR-Cas9 हमने देख लिया, CRISPR-Cas9 देख लिया, और टैलेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल ये आप जान लीजिए कि ये जीनोम एडिटिंग टूल है और नॉकआउट मेथड में यूज किया जाता है। इसमें क्या पढ़ेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस, और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस और एंटीसेंस जीन साइलेंसिंग में, राइट?
तो आप लोग अब हेडिंग डालीजिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, डबल हेलिक्स आरएनए होता है, उसके थ्रू एक्टिंग करी जाती है, राइट। तो हेडिंग डाल लीजिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। इसमें लिख लीजिए दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, आरएनए आई बोलते हैं, आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। इसमें लिख लीजिए दिस इज द जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज द जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी in which the gene is silenced by, in which the gene is silenced by manipulating, by manipulating messenger RNA, by manipulating messenger RNA, so that the harmful protein is not, so that the harmful protein is not synthesized in the body, synthesized in the body, ठीक है। इन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, इन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी अ डबल हेलिक्स आरएनए, डबल हेलिक्स आरएनए, डबल हेलिक्स आरएनए, ठीक है। तो आप तो जानते हैं आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, लेकिन कुछ में डबल हेलिक्स भी होता है, राइट, और लैब में भी डबल हेलिक्स बनाया जा सकता है, ठीक। तो अ डबल हेलिक्स आरएनए molecule is inserted, double helix RNA molecule is inserted in the cell, in the cell, which destroyed the mRNA, which destroyed the mRNA produced by a specific gene, produced by a specific gene, produced by a specific gene. The ठीक है, ऐसा करने से जो जीन का एक्सप्रेशन होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आरएनए खत्म तो जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक, मतलब जीन साइलेंटेड हो गई, राइट। डबल हेलिक्स आरएनए का यूज किया जाता है किसमें, आरएनए इंटरफेरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल, कैन बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, in the treatments of AIDS and lowering cholesterol level in the body, and lowering cholesterol level in the body. Next point, with the help of RNA interference technology, with the help of RNA interference technology, RNA interference technology, scientists are developing antiviral defense mechanism in COVID-19 patient. Scientists are developing antiviral defense mechanism in COVID-19 patient, in COVID-19 patient. राइट, अगली हेडिंग डाल लीजिए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली, उसमें डबल हेलिक्स आरएनए का यूज किया जाता था, लेकिन जो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी होगी इसमें सिंगल हेलिक्स आरएनए का यूज किया जाएगा ना, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, इसमें सिंगल हेलिक्स आरएनए का यूज किया जाएगा, राइट। तो इसमें लिखिए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में, इन दिस टेक्नोलॉजी अ सिंगल हेलिक्स आरएनए, उसमें डबल हेलिक्स था, इसमें सिंगल हेलिक्स, अ सिंगल हेलिक्स आरएनए is used to block the activity, is used to block the activity of mRNA, of mRNA, so that the protein synthesis can be stopped, so that the protein synthesis can be stopped. तो जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, लेकिन आरएनए के एक्सप्रेशन को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, मतलब प्रोटीन नहीं बन पाएगा, राइट, सिंगल हेलिक्स आरएनए के द्वारा, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी की मदद से, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंटीसेंस इज ओल्डर टेक्नोलॉजी,
and less accurate than RNA interference and less accurate than RNA interference. एंटीसेंस होल्डर टेक्नोलॉजी और RNA इंटरफेरेंस सही है। तो एक्यूरेट कौन है? एक्यूरेट ज्यादा कौन है? RNA इंटरफेरेंस डबल हेलिक्स वाली, क्योंकि उसमें डबल हेलिक्स RNA होता है ना, उसमें प्रिसीजन ज्यादा होता है, इसमें सिंगल हेलिक्स होता है। तो कुछ छूट सकता है, जरा सा अगर प्रोटीन, जरा सा भी अगर इफेक्ट छूट जाएगा तो प्रोटीन बनता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू डेवलप फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होता है? ये उस नॉर्मल टोमेटो से थोड़ा अलग होता है, मतलब देर से पकता है। तो जो टमाटर गल जाते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी की मदद से? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये हमारा चैप्टर था। कौन सा और कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर है? तो डबल हेलिक्स आरएनए वाली आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पॉपुलर है, लेकिन एंटीसेंस कम पॉपुलर है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर था किसका? ये हमारा किसका चैप्टर था? जीन थेरेपी। हमने देखा जीन थेरेपी, राइट। जीन थेरेपी हमारा हो गया आज। अब क्या बचा है हमारा? तो हमारा वैक्सीन टेक्नोलॉजी बचा है। बायोटेक्नोलॉजी में केवल वैक्सीन टेक्नोलॉजी बचा हुआ है। तो एक क्लास और बची हुई है वैक्सीन टेक्नोलॉजी की, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बड़ा चैप्टर है, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी तो बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, मतलब अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आज के बाद हम कल एक और क्लास लेंगे, परसों शायद क्लास ना ले पाएँ। अगर मान लीजिए लेने का टाइम मिला तो हम शुरू करेंगे परसों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक दो क्लासेस के बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, लगभग 2-2.5 महीने का ब्रेक होगा। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है वो अगली बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अदर सब्जेक्ट पढ़िए, और अभी होलिका दहन में भी जाना है। तो आप लोगों को हैप्पी होली फ्रॉम माई साइड, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और अगली होली में आप या तो इंटरव्यू दे रहे होंगे या तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होगा। मतलब ऐसा कब होगा? जब आप मन लगा के पढ़ेंगे तब। तो आप मन लगा के पढ़िए, राइट। चलो अब क्लास बंद करके जा रहे हैं, क्लास ख़त्म करके जा रहे हैं होलिका दहन में। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हैप्पी होली, गुड नाइट।